अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी साइंस की बुक में पढ़ा था, जहां पे एलिमेंट को एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में अरेंज किया गया है, ग्रुप्स की फॉर्म में या कॉलम्स की फॉर्म में या उनको पीरियड्स की फॉर्म में। तो पीरियोडिक टेबल से मुराद वो टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एक स्पेसिफिक पैटर्न पे। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, किस तरीके से एलिमेंट्स को ग्रुप्स में या पीरियड्स में अरेंज किया गया है, पीरियोडिसिटी क्या होती है। फिर इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक ही ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, या एक पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अगर डिफरेंट होती हैं तो कैसे डिफरेंट होती हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, उसका क्या रोल है ग्रुप में या पीरियड में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये सारे करैक्टर हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। जी टॉपिक देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे पहली तो बात है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल को एकदम से ऐसे अरेंज नहीं किया दिया गया था। इससे पहले भी एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश होती रही और टेबल बनते रहे, लेकिन उन टेबल्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट आ जाता था। तो बार बार चेंज होके जो पीरियोडिक टेबल बना है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। The modern periodic table is based upon the arrangement of elements according to increasing atomic number. When the elements are arranged according to ascending order of their atomic number from left to right in the horizontal rows, properties of elements are found repeating after regular interval. This result in the form of a table in which elements of the similar properties are placed in the same vertical column. क्या कहा गया है कि एलिमेंट्स को जब उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया और असेंडिंग ऑर्डर पे, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि छोटा पहले आया फिर उससे बड़ा फिर आता गया, तो एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया। तो ऐसा हुआ कि आफ्टर सम इंटरवल एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है। रिपीट करने का मतलब उससे जो पहला एलिमेंट था उसकी भी सेम प्रॉपर्टी थी, और एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद जब ग्रुप में वो दूसरा एलिमेंट आया तो उसने पहले एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज शो की। इसी चीज को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स while the vertical column are called group। तो यहाँ पे ये पीरियड्स की डेफिनेशन है। हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड्स, जबकि वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स। In the modern periodic table, the electronic configuration of the element continues changing when we move from left to right in the period। जैसे ही पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते जाते हैं। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज होती जाएगी। Due to this, the element in a period show a gradual change in the properties। यही वजह है कि एलिमेंट जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। Against this, element present in a group possess similar electronic configuration। अब यहाँ पे जो बात की गई है कि ग्रुप में दे possess similar electronic configuration, एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होती है in their outermost shell। Therefore, the element in a group shows similar chemical properties। तो एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है। मींस अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की बात करें तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए किसी एक ही ग्रुप के एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे। As a whole, the periodic table show the repetition of the properties of the element after regular intervals। This trend is called periodicity in the properties। अब यहाँ पे ये periodicity की डेफिनेशन भी दी गई है कि periodic टेबल में रेगुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता है और इसको इसकी periodicity कहते हैं। This trend is called periodicity in the properties। जी आ जाते हैं हम अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ। आप पहले भी इससे फेमिलियर है, आपने इसको देखा हुआ है। अब जो पीरियोडिक टेबल में पहली बात की गई कि एलिमेंट्स आर अरेंज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे देखें, पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, उसके बाद हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फिर आता है लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखें एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर की बेस पे उनको अरेंज किया गया है। फिर हमने बात की कि हॉरिजॉन्टल रोज उनको हम बोलते हैं पीरियड्स।
अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, यहाँ पे ये एक इस तरह रो बनेगी, ये सारी जगह यहाँ पे इसकी खाली है क्योंकि इसके दरमियान यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड के 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसी तरह यहाँ पे ये सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये सारा सेकंड पीरियड है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट कितने हो गए? 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो दरमियान में जिंक दिया गया ना, ये वैसे ही आपको समझाने के लिए दिया गया है कि जैसे ये उसका सिंबल है, ये उसका नाम लिखा गया एलिमेंट का और ये उसका एटॉमिक नंबर है। अगला आता है जी थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड स्टार्ट हो रहा है सोडियम से। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गोन। तो थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट पीरियड है इसको हम बोलेंगे शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। सेकेंड और थर्ड पीरियड इनको हम बोलते हैं नॉर्मल पीरियड्स, 8 एलिमेंट्स हैं। अब देखें आगे जो आ रहा है फोर्थ है, फिफ्थ है, ये पीरियड्स जो हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स और इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं तकरीबन ये 18 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट देखें जो 6 पीरियड है। 6 पीरियड में यहाँ पे देखें ये एलिमेंट्स को पर्पल लाइन में शो किया गया और उसके आगे यहाँ पे ये देखें 57 और 57 के बाद 58, ये वाले ग्रुप्स को अलहदा कर दिया गया है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये इसका खत्म हो रहा है 71 के बाद अगेन यहाँ पे 72 से। लेकिन ये जो सीरीज है ये इसी 6 पीरियड में आएगी, तो इसलिए 6 पीरियड को हम बोलेंगे कि वेरी लॉन्ग पीरियड और इसके एलिमेंट्स की तादाद बन जाती है 32। अब यहाँ पे ये 7th पीरियड में भी यहाँ पे ये देखें एक्टीनियम 89 के बाद आगे जो है 90 यहाँ से थोरियम से स्टार्ट हो रहा है और ये सोन करता करता 103 और 103 के बाद ये 104। तो इसका मतलब है ये सीरीज यहाँ से अलहदा की गई है। इस सीरीज को अलहदा करने का मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे कुछ डिफरेंट थी, इस वजह से इनको अलहदा सीरीज बना दिया गया। ये जो ऊपर वाली सीरीज है ये लेंथीनियम के बाद स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड्स। ये इस सीरीज का नाम है लेंथेनाइड्स। और ये एक्टीनियम के बाद जो सीरीज आ रही है इसको बोलते हैं एक्टानाइड्स। अच्छा, यहाँ पे तो पीरियड्स की बात होगी, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड हैं। आपको बता दिया सबसे शॉर्ट पीरियड फर्स्ट है और वेरी लॉन्ग पीरियड 6 और 7 है और जिसमें एक्टानाइड और लेंथेनाइड सीरीज भी आ जाती है। अब यहाँ पे ये देखें ये हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे ये लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सारी मेटल्स हैं। इनको हम इस ग्रुप को नाम देते हैं। यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये फर्स्ट ग्रुप बन जाएगा। ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है जिसमें आ जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को जो दूसरा नाम दिया जाता है उसको हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं हाइड्रोजन के अलावा। इसी तरह यहाँ पे ये देखें अब ये सेकंड ग्रुप है, उसमें आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इनका जो सेकंड नेम है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है जी। अब यहाँ पे ये थर्ड ग्रुप है, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। यहाँ पे ये 3 से लेके 12 तक ये जितने एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स जी। उसके बाद ये 13 ग्रुप जिसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली में देखें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और ये सारे एलिमेंट इसमें आ जाते हैं जी। अगला ग्रुप 14 ग्रुप, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है जिसको हम बोलेंगे कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में क्या आ जाएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड सो ऑन। 15 ग्रुप आ जाता है जिसमें नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ जी। नेक्स्ट आ जाता है 16 ग्रुप। 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम, पोलोनियम। नेक्स्ट है 17 ग्रुप। यहाँ पे जो 17 ग्रुप है इसको हम बोलते हैं हैलोजिन्स। हैलोजिन्स का मतलब होता है साल्ट फार्मिंग। और ये ग्रुप 18 इसको बोलते हैं नोबल गैसेस। अब यहाँ पे ये देखिए इनको नोबल गैसेस इसलिए बोलते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, इनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, उनको मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। दे हैव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे देखें पीरियड्स की अगर बात करें, ये वाले पीरियड्स को देखें, हर पीरियड अल्कली मेटल पे शुरू हो रहा है और नोबल गैस पे एंड हो रहा है। थर्ड पीरियड भी देख लें, सोडियम अल्कली मेटल से स्टार्ट हो रहा है, आर्गोन पे खत्म हो रहा है जो कि एक नोबल गैस है। तो जितने भी पीरियड हैं वो अल्कली मेटल पे स्टार्ट होते हैं और नोबल गैसेस पे एंड होते हैं। फिर एक जो बात की गई है कि हर पीरियड में पीरियड के खत्म होने पे हर एलिमेंट का शेल कंप्लीट हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखें। पहला पीरियड, उसमें एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। और इसका जब पीरियड एंड हो रहा है, हीलियम आ गया। हीलियम के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं।
तो इसका मतलब हुआ कि जब कोई पीरियड एंड होता है तो उसका लास्ट वाला जो मेंबर है, जो एलिमेंट है, उसके पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। इसी तरह यहाँ पे देखें लिथियम। अब लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका मतलब है कि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉनें चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके पास पहले शेल में, फर्स्ट शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो इसका सेकंड शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो ये सेकंड है, तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है। और जब ये पीरियड एंड होगा, नियोन का एटॉमिक नंबर है 10। अब 10 है तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, इसका जो फर्स्ट शेल होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 8 ही आ सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। तो इसी तरह बाकी एलिमेंट्स का भी आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे पीरियड्स में हम जाते जाते हैं तो उसका शेल कंप्लीशन की तरफ जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, पीरियड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते जाएंगे। जैसे लिथियम, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसके पास 3 ही प्रोटॉन होंगे और 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट आए हम बेरिलियम के पास उसके शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आगे जाए बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होती जाएंगी क्योंकि हर एक के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते जा रहे हैं। अब अगर आप ग्रुप्स की बात करें, ग्रुप में देखें, हमने एलिमेंट्स को जो है वो ग्रुप में अरेंज किया है और कहा कि हर ग्रुप में हर एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की देखें, हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे इसका सेकंड वाला होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। आगे अगर आप सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1। तो अब यहाँ पे आप देख लें कि फर्स्ट ग्रुप के जितने मेंबर हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। इसी तरह जो सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बेरिलियम। अगर बेरिलियम का स्ट्रक्चर देखें, बेरिलियम के फर्स्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 2। अब बेरिलियम से जो अगला मेंबर है मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये बेरिलियम है। बेरिलियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो सेकंड शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसका थर्ड शेल है और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इन सबको हमने सेकंड ग्रुप में रखा है। तो बाकी भी जितने मेंबर्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पे एक बात आप नोट करें, जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड आते जाते हैं तो शेल की तादाद बढ़ती जा रही है। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल था, अब लिथियम के पास 2 शेल थे, ये फर्स्ट और ये सेकंड। सोडियम के पास 3 शेल आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरह अगले एलिमेंट पे जाएंगे तो उसके 4 शेल होंगे। लेकिन इन चारों एलिमेंट्स या इस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसीलिए इनको फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स, उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, बेरिलियम के पास 2 शेल थे और सेकंड शेल इसका आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पे ये मैग्नीशियम के पास, अब यहाँ पे देखिए ग्रुप में डाउनवर्ड आ रहे हैं, बेरिलियम ऊपर था, मैग्नीशियम नीचे। जैसे मैग्नीशियम अगला एलिमेंट आया तो उसमें एक और शेल ऐड हो गया, थर्ड शेल आ गया, लेकिन इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। इसी तरह आप कैल्शियम में जाएंगे, कैल्शियम में चौथा शेल ऐड हो जाएगा और उस चौथे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसीलिए इन एलिमेंट्स को सेकंड ग्रुप में रखा गया। इसी तरह यहाँ पे ये बाकी एलिमेंट्स भी होंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और उसके बाद ग्रुप 13 से लेके 18, ये हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। और ये ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल इसको इसलिए कहा जाता है कि डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं। इनके जो इनर मोस्ट शेल्स हैं वो कंप्लीट नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रॉन आने की टेंडेंसी होती है, इसलिए ये डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं। जी नेक्स्ट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं? पीरियड्स देखें तो हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कार पीरियड। यही बात जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देयर आर 7 पीरियड इन टोटल, ईच पीरियड एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टार्ट विद एन अल्कली मेटल। सारा पीरियड जितने भी हैं वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट, क्योंकि वो हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है। एंड एट अ नोबल गैस। ईच पीरियड आल्सो रिप्रेजेंट द कंप्लीशन ऑफ अ शेल। हर पीरियड के एंड पे शेल कंप्लीट हो जाता है। शेल कंप्लीट होने का मतलब है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी अकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल इज फिक्स्ड, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड इज आल्सो फिक्स्ड। क्योंकि हर एलिमेंट के फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए हर पीरियड में एलिमेंट भी फिक्स होंगे।
अब यहाँ पे देखें, पहला पीरियड जिसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं 2 एलिमेंट्स है, सेकेंड है और थर्ड नॉर्मल पीरियड है, फोर्थ एंड फिफ्थ को लॉन्ग और 6 और 7 वेरी लॉन्ग पीरियड जिसमें 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं। और ये इनमें बताया गया नंबर ऑफ शेल बीइंग फिल्ड, फर्स्ट पीरियड में पहला शेल फिल होता है, सेकंड पीरियड में सेकंड शेल, थर्ड पीरियड में थर्ड शेल। फिर यहाँ पे एक्टेनाइड्स और लेंथेनाइड सीरीज की बात की गई है। In 6 and 7 period, 2 series of 14 elements each have been accommodated because of the space problem. These 2 series were placed at the bottom of the periodic table to keep it manageable and representable form. The first series start after lanthanum. पहली सीरीज जो lanthanum के बाद स्टार्ट हो रही है इसलिए उसको नाम दिया गया lanthanide का, and the second series start after actinium, तो it is called actinides. Together, the element present in these two series are called rare earth or F block elements. तो ये जो सीरीज है लेंथेनाइड्स या एक्टेनाइड, इनको हम बोलते हैं रेयर अर्थ और एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहा जाता है कि इनका एफ ऑर्बिटल अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। The vertical column present in the periodic table are called groups. There are in total 18 groups. Element present in a group resemble one another in their chemical property. जो बात याद रखने की है कि एक ही ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है they resemble in their chemical properties, और इसकी रीजन आपको बता चुकी हूँ कि एक ही ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी। फर्स्ट ग्रुप है तो उसके सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड ग्रुप है तो उनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। Since they contain the same number of electron in their outermost shells, element present in a group are also called family and each group has also been given a family name. तो जितने भी ग्रुप्स हैं उनको एक फैमिली बनाते हैं और उसका कोई फैमिली नेम भी दिया गया है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एक ही ग्रुप में सारे एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से रिजेंबल क्यों करते हैं, तो उसका आंसर आप देंगे कि दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। The distribution of electron in the outermost shell, electronic configuration and the information about group are given in the following table. अब यहाँ पे इस टेबल की तरफ आते हैं। पहला ग्रुप है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी गई है NS। अब यहाँ पे N जो है वो नंबर ऑफ शेल है। अब नंबर ऑफ शेल जो है वो चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये N कैसे चेंज होगा। अल्कली मेटल में पहला जो एलिमेंट है हमारे पास वो है लिथियम। अब यहाँ पे इसके पास जो पहला शेल है उसके ऑर्बिटल उसके पास S होगा, तो इसका ऑर्बिटल S, और सेकंड शेल में जो ऑर्बिटल होंगे वो होगा S एंड P। अब यहाँ पे देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 यहाँ पे हमने लिख दिए, जो एक आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब अल्कली मेटल का अगला एलिमेंट क्या था, लिथियम के बाद जो अगली अल्कली मेटल है वो है सोडियम। जी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट शेल उसके पास एक ही S ऑर्बिटल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। जो सेकंड शेल है उसमें S के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और P के पास 6, और ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 + 2 10, एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो अगला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थर्ड शेल के S ऑर्बिटल में चला जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 1, बाकी सब शेल जो है वो एम्प्टी रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें S1 ऑर्बिटल, तो यहाँ पे ये देखें लिथियम के केस में S1, सोडियम के केस में भी S1, और N यहाँ पे देख लें वो चेंज होता जा रहा है पीरियड के अकॉर्डिंग। सेकंड पीरियड था तो सेकंड पीरियड के लिए यहाँ पे सेकंड शेल का ऑर्बिटल S1 होगा, थर्ड पीरियड में आ जाए तो थर्ड शेल का ऑर्बिटल S1 होगा। तो इसी तरह बाकी एलिमेंट्स के चेंज होते जाएंगे। अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें, उसकी भी एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। अल्कलाइन अर्थ मेटल में सबसे पहली जो आ जाती है वो है बेरिलियम। हाँ जी, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि इसके S ऑर्बिटल में जाएंगे और सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो S ऑर्बिटल में जाएंगे, क्योंकि हमें पता है S ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर इसके अलावा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो फिर वो P ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम लिखा है NS2, क्योंकि इसके सेकेंड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बेरिलियम के बाद जो अगला एलिमेंट इसका आता है वो है मैग्नीशियम। अब यहाँ पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर 12, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, S ऑर्बिटल में 2 चले गए, फिर उसके बाद अगला शेल आएगा, अगले शेल के 2 और P में 6, 6 + 2 8 + 2 10 हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए तो वो थर्ड शेल के S ऑर्बिटल में जाएंगे, तो S के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखा है NS2। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको एक ये एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ।
हैलोजन फैमिली की या ऑक्सीजन फैमिली की अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। अब फर्स्ट शेल में s ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में s ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और p के पास कितने आ जाएंगे 4, और ये टोटल कितने हो गए 8। तो यहाँ पे ये देखें यही दी गई है NS2NP4, तो यहाँ पे ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह हैलोजन फैमिली की होगी और नोबल गैसेस की होगी। अच्छा, यहाँ पे जो बात की गई है ट्रांजिशन मेटल्स की, ट्रांजिशन मेटल में लिखा हुआ है NDX। अब यहाँ पे X से मुराद है कि ये वेरी करती है इसकी वैलेंसी, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए इनको हमने ट्रांजिशन मेटल्स का भी नेम दिया है। The group 1 to 2 and 13 to 17 contain the normal elements. In the normal elements, all the inner shell are completely filled while the outermost shell is incomplete. नॉर्मल एलिमेंट्स वो हैं जिनके इनर शेल कंप्लीट है और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीशन हो रही होती है। द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एंड इन दीज एलिमेंट द इनर सब शेल आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। इनके जो इनर शेल है वो कंप्लीट नहीं है, दे आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। यही वजह है कि हम इनको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं और इनकी वैलेंसी चेंज होती है। अब यहाँ पे वैलेंसी चेंज होने से मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे आयरन की एग्जांपल लेते हैं, आयरन 2 फॉर्म में आता है, एक इसमें वैलेंसी शो करेगा +2 और एक आयरन आता है +3 की फॉर्म में। तो यहाँ पे आयरन ही है लेकिन दो डिफरेंट वैलेंसी शो कर रहा है, कभी वो +2 शो करेगा और कभी +3 शो करेगा। जहाँ पे वो +2 शो कर रहा है इसको हम बोलते हैं फेरस, और जहाँ पे ये +3 वैलेंसी शो कर रहा है इसको हम बोलते हैं फेरिक। तो ये ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजिंग। तो इसी तरह और भी एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी वो डिफरेंट वैलेंसी शो करते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। It depend upon the type of the subshell which is being filled. अब एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया। अब ब्लॉक से मुराद क्या है कि उनमें कौन सा सबशेल अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। अब सबशेल पढ़े थे हमने S, P, D एंड F। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट। पहला और सेकंड ग्रुप जो है उसको हम बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनका S सबशेल जो है अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। बिकॉज in them a subshell of outermost shell is being filled. Similarly, element present in the group 13 to 18 are called P block elements. तो 13 से 18 है उनको हम बोल रहे हैं P block element because P subshell is filled in this element. And the D block element lies between the S and P block, while F block element in the form of 2 rows lies at the bottom of the periodic table. अगर आप periodic table को देखें, यहाँ पे ये देखें, ये पहले दोनों ग्रुप है, इनको हम बोलते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरह यहाँ पे ग्रुप 13 से लेके 18 तक हैं, इनको हम बोलेंगे P ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये एक्चुअली D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीड F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब हुआ पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। S ब्लॉक एलिमेंट्स वो जिनका S सबशेल अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, P ब्लॉक में P सबशेल अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा, D ब्लॉक में इनका D सबशेल, और ये जो सीरीज है लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड इसमें F सबशेल अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होगा। इंफॉर्मेशन दी गई है। मेंडलीव्स अरेंज एलिमेंट इन इस पीरियोडिक टेबल इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। तो इसका मतलब हुआ इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने से पहले साइंटिस्ट उसको अरेंज करते रहे थे। यहाँ पे एक साइंटिस्ट था मेंडलीव जिसने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। लेटर ऑन मोजले अरेंज द एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मोजले ने उसके बाद इनको एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस साइंटिस्ट की अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे ये देख ले मोजले, क्योंकि मोजले ने ही एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर के बेस पे अरेंज किया था, क्योंकि मोजले ने ही एलिमेंट्स को उनके असेंडिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया था। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मोजले की अरेंजमेंट के बाद ही आया था। जी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है। E.G. Mazarus collected 700 different published version of the periodic table. Many form retain the regular rectangular structure. अब यहाँ पे साइंटिस्ट है उसने जो है वो डिफरेंट वर्जन देखे पीरियोडिक टेबल के, क्योंकि साइंटिस्ट इस पे काम करते थे और इस तरह डिफरेंट तरीके से जब कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता था तो उसको कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल में उसकी कोई जगह बनाते थे, उसको अरेंज करते थे कि उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और वो किस ग्रुप में या किस पीरियड में जाएगा। तो मोस्टली जितने भी पीरियोडिक टेबल बने वो रेगुलर रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के ही बने थे। जैसे आपने भी अपना पीरियोडिक टेबल देखा है वो रेक्टेंगुलर शेप में ही है।
सम फॉर्म हैज दी स्पाइरल सर्कल्स एंड ट्राइंगल शेप, लेकिन कुछ ऐसी थी जिसमें उन्होंने इसको स्पाइरल सर्कल एंड ट्राइंगल शेप भी दी, क्योंकि उनको उस वक्त जितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे उसकी बेस पे उनको अरेंज करते थे। जी मिनी एक्सरसाइज है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज S2p3। कोई एक एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है कि उसके S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जबकि P सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। Find out the period number and the group number of the element in which block will you place this element। अब यहाँ पे अगर आपके पास S2p3 है तो आप पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कि उसके आउटर मोस्ट शेल में ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप नंबर होगा वो 15 ग्रुप में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, तो ग्रुप नंबर इसका हो जाएगा 15। और पूछा गया है इसका पीरियड नंबर। अब पीरियड नंबर आप कैसे जज करेंगे? आप इसके अगर ऑर्बिटल को देखें, S एंड P ऑर्बिटल्स हैं या S और P सब शेल्स हैं। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है। अब फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल S होगा जबकि सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं S और P। तो इसका मतलब हुआ कि इस एलिमेंट का सेकंड शेल अंडर प्रोसेस है ऑफ कंप्लीशन। तो क्योंकि ये सेकंड शेल है तो ये बिलोंग करेगा सेकंड पीरियड से। जी आगे पूछा गया इन विच ब्लॉक विल यू प्लेस दिस एलिमेंट। अब यहाँ पे देखें S2p3, तो इसका मतलब है इसका ये P ऑर्बिटल अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, तो इसको आप रखेंगे P ब्लॉक में। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट शेल। अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो आपने उसका ग्रुप नंबर बताना है। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो ये ग्रुप 18 हो जाएगा। इन विच फिजिकल स्टेट डज दिस एलिमेंट एग्जिस्ट, तो नोबल गैसेस हैं तो नोबल गैसेस गैसियस स्टेट में होगा, तो आप इसका आंसर लिखेंगे 18 ग्रुप और फिजिकल स्टेट इसकी हो जाएगी गैसियस स्टेट। जी थर्ड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू 16 ग्रुप एंड इट इज अ गैस। अब आपसे कहा गया है कि एक एलिमेंट है जो 16 ग्रुप से बिलोंग करता है और वो एक गैस है। टू विच पीरियड डज इट बिलोंग। 16 ग्रुप मैं आपको यहाँ पे पीरियड खोल के दिखाती हूँ 16 ग्रुप, फिर आपने खुद से जज करना है कि वो कौन सा एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखें ये हमारा 16 ग्रुप है। क्वेश्चन में उन्होंने कहा था 16 ग्रुप का एलिमेंट है और है गैस, तो यहाँ पे देखें ये पहला एलिमेंट ही ऑक्सीजन जो गैस है, जबकि सल्फर यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, वो गैस फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ ये हमारा एलिमेंट ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन किस पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि आवर एलिमेंट विल बी ऑक्सीजन एंड इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। इससे पहले हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा, ग्रुप्स के बारे में पढ़ा कि एक ग्रुप में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, उनमें कौन सा वैलेंस शेल अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। अब यहाँ पे इस टॉपिक में बात की गई है कि ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से एक दूसरे से सिमिलर होती हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड लार्जली अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। Since in a group of the periodic table all the element have the same number of electron in outermost shell, अगर किसी भी ग्रुप की बात करें तो हर ग्रुप में उस एलिमेंट के outermost shell में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। They are expected to show similar chemical property, इसी वजह से वो एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। All elements of group 1 have 1 electron in their outermost shell, so they show strong tendency to lose their electron forming cation। अब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है उनके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्रॉपर्टी है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, लूज करके उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं दे मेक कैटाइंस। दे आर दस ड्रॉन एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, इसीलिए इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कहा जाता है। जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कैटाइन बनेगा, इसलिए उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। These metal react vigorously with water producing hydrogen and giving alkalis in the solution। अब यहाँ पे उन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या कही गई है कि जब ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो एक अल्कली में कन्वर्ट हो जाएंगी और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पे रिएक्शन देखें, पहली मेटल है सोडियम, वाटर के साथ रिएक्ट किया, अल्कली बनी सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। अगली प्रॉपर्टी क्या कही गई है, ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल आर आल्सो स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। अब ये मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड भी बेसिक नेचर होंगे। दे आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर गिविंग अल्कलीज। अब यहाँ पे बात की गई है पोटेशियम ऑक्साइड की। पोटेशियम ऑक्साइड को अभी वाटर में डाला जाएगा तो पोटेशियम हाइड्रेट या पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा, ये भी एक अल्कली है या बेस है।
अब यहाँ पे आपको एक एक एग्जाम्पल देके ये समझाया गया है। अगर दूसरे एलिमेंट्स को देखें तो इसी तरह सोडियम के बाद अगला आने वाला एलिमेंट जो है पोटाशियम, वो भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। फिर बात की गई है अल्कली मेटल आल्सो रिएक्ट विद हैलोजन गिविंग हैलाइड्स। जब भी अल्कली मेटल हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगी हैलाइड बना देगी। जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ मिल रही है तो सोडियम क्लोराइड बनाएगी, अगर पोटेशियम क्लोरीन के साथ मिल रही है तो पोटेशियम क्लोराइड बना देगी। तो इस तरीके से जब भी कोई अल्कली मेटल हैलोजन के साथ मिलती है या हैलोजन या नॉन मेटल के साथ मिलती है तो अपने रिस्पेक्टिव साल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल ग्रेजुअली इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पे ये बात याद रखनी है, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल। रिएक्टिविटी का मतलब है कोई अल्कली मेटल कितना जल्दी रिएक्ट करती है किसी दूसरी एलिमेंट के साथ। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो अल्कली मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। द सेकंड ग्रुप एलिमेंट आल्सो शो अ टेंडेंसी टू लूज बोथ ऑफ देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग द डाई पॉजिटिव आयन। अब सेकंड ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज कर देंगे, उनके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा और ये डाई पॉजिटिव आयन बनाएंगे। जैसे एग्जांपल दी गई है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। इसी को हम बोल रहे हैं डाई पॉजिटिव। डाई का मतलब होता है 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं इसलिए इसके ऊपर डाई पॉजिटिव, यहाँ मैग्नीशियम +2 चार्ज आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे जो बात की गई है, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते जाते हैं उनका एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक साइज कैसे बढ़ रहा है कि हमने कहा कि ग्रुप में नीचे आते हुए शेल इंक्रीज कर जाता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले ग्रुप में अगर पहले एलिमेंट की बात करें तो उसके पास 1 शेल था, अगला एलिमेंट आया उसके पास 2 शेल आ गए, तीसरा एलिमेंट आया जो कि थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो उसके पास 3 शेल आ गए। तो डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे जैसे उसका एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज कर जाएगी। The oxide of these metal are also basic in nature and form alkalis in water। जिस तरह फर्स्ट ग्रुप के मेंबर कहा कि वो वाटर के साथ रिएक्ट के अल्कली में चेंज होते हैं, जैसे सोडियम था वाटर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड ये बेसिक ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जी नेक्स्ट आता है, ऑल एलिमेंट इन ग्रुप 17 हैव s2p5 कॉन्फिगरेशन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। दे शो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन एनाइन। अब यहाँ पे देखें P5, हमें पता है कि P ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसको अपना शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसीलिए उनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो -1 आएगा और उनको हम बोलते हैं एनाइन। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड फॉर्म साल्ट विद मेटल्स। तो ये जो एलिमेंट्स हैं रिएक्टिव हैं, नॉन मेटल्स हैं और मेटल्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट बना देते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल दी थी कि जिसमें सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम क्लोराइड बना देता है। हैंस दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, साल्ट फॉर्मिंग। अनलाइक अल्कली मेटल, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। लेकिन हैलोजन की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। देखें मेटल्स के केस में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो इनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। लेकिन जब नॉन मेटल्स की बात हो तो उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है। अब ऐसे एग्जांपल भी दी गई है यहाँ पे, ये देखें जी क्लोरीन Cl2, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन लेना, दूसरे एटम ने दूसरा, और यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे अब सिंगल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज शो किया गया है। अब कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और यहाँ पे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड में। कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट है। तो यही बात की गई कि जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो साल्ट बना देती हैं। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 16 हैव s2p4 कॉन्फ़िगरेशन। 16 ग्रुप के जो एलिमेंट है उसमें p4 मीन उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इन देयर आउटर मोस्ट शेल, सो दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ डाई नेगेटिव आयन। अब क्योंकि उनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे और डाई नेगेटिव आयन बनाएंगे। ऑक्सीजन बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई, ऑक्सीजन 16 ग्रुप का ही एलिमेंट है, आउटर मोस्ट शेल में इसके
6 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे यहाँ पे देखें 2 और 4 ये 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। 6 उसके पास पहले हैं तो 2 उसको और चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और डाई नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जी, अगला टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑफ आयन। मतलब किसी ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज होता है उसके बारे में बात की गई है। When we move from left to right in the periodic table, the main group element tend to form cation having a charge equal to the group number. For example, group 1 element form 1 charge, क्योंकि group 1 element है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह ग्रुप 2 एलिमेंट है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे तो उनके ऊपर +2 चार्ज आएगा। एंड ग्रुप 3 एलिमेंट फॉर्म +3 आयन, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। The number of charge on the cation also corresponded to the number of electron present in their outermost shell. तो outermost shell में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे और वो अपने इस outermost इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिलीज कर सकता है तो उतना उसके ऊपर चार्ज आ रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो +1 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो +2 चार्ज, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो +3 चार्ज। When we move from right to left in the periodic table, अब यहाँ पे बात की गई right to left in the periodic table, मतलब आप नोबल गैसेस से शुरू होके बैक की तरफ आए। Elements often form anion with a negative charge equal to the number of groups toward the left side of the noble gases. तो वो anion बनाते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स which are located one group toward left to the noble gases form ion with one negative charge. तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनको अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, इसलिए उनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। Similarly, the group 16 element form anion with the 2 negative charge, क्योंकि ग्रुप 16 के एलिमेंट उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन उनको चाहिए होंगे, इसलिए उनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। The negative charge is present on these ions corresponding to number of the electron which these group need to complete their octet. तो अपना octet कंप्लीट करने के लिए ये जितने इलेक्ट्रॉन लेंगे वो उतना ही उसके ऊपर चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो -1 चार्ज होगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो -2 चार्ज आ जाएगा। जी, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स एंड ग्रुप। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे, तो अब इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि वो पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से चेंज होती है, ग्रुप में उसका क्या ट्रेंड है या पीरियड में उस प्रॉपर्टी का क्या ट्रेंड है। पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑकर ड्यू टू रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रिकरेंस, इसका क्या मतलब, एक वर्ड हमने यूज किया था पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी हमने कहा था कि रेपिटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सम इंटरवल। पीरियोडिक टेबल में कुछ इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने एलिमेंट्स को ग्रुप में रखा था। और जब पीरियोडिक टेबल देखा तो हमने देखा कि एक ही ग्रुप में एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। दीज प्रॉपर्टीज इंक्लूड एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है? अब रेडियस देखें, आप किसी भी राउंड चीज का रेडियस मेजर कर सकते हैं। तो हमने एटम का जो स्ट्रक्चर देखा है उसमें यही कहा था कि एटम के सेंटर में उसका न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। तो इसलिए यहाँ पे हम उसका एटॉमिक रेडियस डिस्कस करेंगे। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन एटम हैज नो डेफिनेट लिमिट। लेकिन पहली बात जो कह दी गई है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व तो करते हैं लेकिन उनके कोई डेफिनेट लिमिट नहीं है। Because of this, the size of an atom cannot be defined exactly. इसलिए किसी भी एटम के साइज को exactly डिफाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी भी एटम के साइज को आप exactly क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कोई डेफिनेट लिमिट नहीं है। However, it is possible to measure the radius of an atom when it is bonded to an identical atom. जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डेड हो तो तब हम उसका एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देखें। एटॉमिक रेडियस इज डिफाइंड एज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम। क्या बात की गई है कि 2 आइडेंटिकल बॉन्डेड एटम, जब 2 एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो तो उसका डिस्टेंस का हाफ लिया जाए। जैसे यहाँ पे कहूँ कि अगर एक एटम ये है, ये 2 एटम है जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है, अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस है इसका हाफ लिया जाए तो इसको आप बोलेंगे वो एटॉमिक रेडियस है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन पीएम। पीएम मीन पिकोमीटर।
1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। अब यहाँ पे भी ये एक आपका एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है। अब एटॉमिक रेडियस की एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड कार्बन एटम इज 154। अगर मैं कहूँ कि ये दो कार्बन एटम है जो एक दूसरे के साथ बॉन्डेड है और इनके एक न्यूक्लियस से दूसरे का न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है वो 154 पिकोमीटर है। हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज 77 इज देयर फॉर द रेडियस ऑफ कार्बन एटम। तो इस डिस्टेंस का हाफ जो है वो 77 उस कार्बन एटम का रेडियस है। इसी तरह बाकी एटम का रेडियस भी फाइंड आउट किया जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन एटम। अब यहाँ पे कोवलेंट रेडियस क्यों कहा गया? क्योंकि कार्बन एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसी वजह से इसको कोवलेंट रेडियस कह दिया गया है। जी अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स। एटॉमिक रेडियस पीरियड्स में किस तरह वेरी करता है, उसका क्या ट्रेंड है। When we move from left to right in the periods, the size of atom decreases generally. तो पहला जो इसका ट्रेंड बताया गया है कि जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाने का मतलब है ग्रुप 1 से ग्रुप 18 की तरफ जाएंगे तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। It is because as we go from lithium to neon in the second period we are adding electron to the outermost shell. अब हमें पता है कि जब लिथियम से नियोन की तरफ जाते हैं हमारा शेल सेम रहता है और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जाते हैं। द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम +3 to +10। तो न्यूक्लियस के ऊपर ये चार्ज भी इंक्रीज करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं उतना उसका एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, उतना उसका प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये चार्ज इंक्रीज करेगा। लिथियम का +3 था, या उसका आप कह दें कि लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है और नियोन तक जाते जाते वो 10 प्रोटॉन है। This tend to pull the electron closer to the nucleus and hence the size of atom decreases from lithium to neon, जैसा कि टेबल में बताया गया है। अब बात यहाँ पे समझने वाली क्या है कि क्योंकि वो एक ही पीरियड में हम बात कर रहे हैं, पीरियड हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे लिथियम से और एंड हो रहा है नियोन पे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 मीन उसके पास 3 प्रोटॉन है और नियोन के पास 10 प्रोटॉन है। जैसे जैसे हम पीरियड में जाएंगे तो ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। जब किसी एटम के ऊपर जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वो उसकी अट्रैक्टिव फोर्स उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी बढ़ेगी। तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ या आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका साइज छोटा हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अलोंग द पीरियड साइज ऑफ एटम डिक्रीज। अब यहाँ पे देखें आपको साइज भी बता दिए गए। सबसे पहला जो एलिमेंट है सेकंड पीरियड का लिथियम है, इसका साइज 152 पिकोमीटर है। नेक्स्ट आता है बेरिलियम, वो 113 है, बोरॉन 88, कार्बन 77। तो आप देखिए अलोंग द पीरियड ये साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है। जी नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। पीरियड में तो हमने देख लिया, अब ग्रुप में देखते हैं क्या होता है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ग्रुप में ये टॉप से बॉटम इंक्रीज करता है। It is because a new shell is being added in the successive period down the group and the inner electron shield the outermost electron from the nucleus. अब इसकी क्या रीजन है? जैसे जैसे ग्रुप में आप डाउनवर्ड आते जाते हैं तो हमारा एक शेल बढ़ता जाता है। अब शेल ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ गया, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। और यहाँ पे एक बात की गई है इलेक्ट्रॉन शील्ड। ये इलेक्ट्रॉन शील्ड ये एक शील्डिंग इफेक्ट है, या यूं कह लें कि एक रुकावट है न्यूक्लियस के दरमियान और उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान। जितना किसी एटम का साइज बड़ा होगा उतना ही ये शील्डिंग इफेक्ट उसको कंट्रोल करेगा कि वो न्यूक्लियस के होल्ड से बाहर रहेगा। मींस कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होल्ड उसके ऊपर कम होगा। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन शील्ड। अब यहाँ पे ग्रुप में देखें, ये अल्कली मेटल्स की बात की गई है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप में डाउन जाते हुए नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा। यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज इन शेल है कि हर एलिमेंट में शेल इंक्रीज होता जाएगा, तो इसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर शेल यहाँ पे 2 है, फिर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती गई है और यहाँ पे इसकी इस तरह एटॉमिक रेडियस भी बढ़ते गए हैं। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आप एटॉमिक रेडियस को डिस्क्राइब करें इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड इन टर्म ऑफ ग्रुप। तो पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा और डाउन दी ग्रुप आए तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, although you might expect atom to become larger with the increase in their atomic number,
क्या कह रहे हैं कि अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसका साइज भी बढ़ रहा है. दिस डज नॉट ऑलवेज अकर बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इज डिटरमिन्ड बाय द डायमीटर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन शेल. लेकिन ये ऐसा नहीं होता है. उसकी क्या रीजन है कि किसी भी एटम का जो साइज है वो उसके आउटर मोस्ट शेल के डायमीटर से हम मेजर करते हैं. जी, जो अगली प्रॉपर्टी आ जाती है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी. सबसे पहले तो हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन. क्या आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. मीन एक आइसोलेटेड गैसियस एटम उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है. यहाँ पे बात की गई है आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब वो एटम अपनी आइसोलेटेड फॉर्म में हो. When there is only one electron present in the valence shell, the energy required to remove it will be called the first ionization energy. अब ये जरूरी तो नहीं है कि उसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, किसी के 2 भी हो सकते हैं, किसी के 3 भी हैं, किसी के 4 भी हैं. तो पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन आप रिलीज कर रहे हैं. और अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाना है तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर मोल में. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम इज +496 किलो जूल पर मोल. तो +496 का मतलब है ये इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इतनी एनर्जी हम इसको देंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा. यही जो एनर्जी है इसको हम बोल रहे हैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी. When there are more than one electron in the valence shell, they can be removed one by one, providing more and more energy. अगर हमारे पास वैलेंस शेल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनको बारी बारी रिमूव किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. इट इज इजियर टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैग्नीशियम देन द सेकेंड वन. तो मैग्नीशियम का पहले इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना या वहां से रिमूव करना आसान है और उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 737 किलो जूल्स पर मोल. लेकिन मैग्नीशियम का जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसके लिए जो एनर्जी है वो तकरीबन उससे डबल हो जाती है, तो वो है 1450 किलो जूल्स पर मोल. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यूज आर हायर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. अब इसकी एक रीजन है. देखें, जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हमारे इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है, ये हमारा कैटाइन बन गया पॉजिटिव चार्ज. इस पॉजिटिव चार्ज वाले में से मजीद एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होगी. आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज रिलेटेड टू द एटॉमिक साइज. द स्मॉलर द रेडियस ऑफ एन एटम द स्ट्रोंगर द अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द हायर द वैल्यूज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? एटॉमिक साइज पे. जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा उतनी ही उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी. तो एटॉमिक साइज छोटा होगा तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होगी. द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज दस इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. अगर आप पीरियड में जाएं तो वो इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है. तो किसी भी एटम का जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा उतनी ही उसको आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी. एंड इट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. और अगर ग्रुप में आए तो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है. क्यों? क्योंकि वहां पे साइज बढ़ रहा है. अब यहाँ पे देखें, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, ये पीरियड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड. लेफ्ट टू राइट पीरियड हमने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी. तो लिथियम की देखें कितने है? 520 किलो जूल्स पर मोल. बेरिलियम की उससे ज्यादा और जाते जाते नियोन पे देखेंगे 2081. तो अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है. अब डाउन द ग्रुप देख लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट देखिए फर्स्ट ग्रुप में. डाउन द ग्रुप हमने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी. तो लिथियम की कितनी है? 520. उसके नीचे वाला एलिमेंट सोडियम उसकी उससे कम होगी. तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है. और इसकी रीजन क्या है? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज added up in the outermost shell of an isolated gaseous atom.
वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी एटम को चाहिए होती है जब वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलेटेड है कि जब एनाइन बनता है, मीन जब कोई एटम कोई अपनी गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम जब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एनाइन में कन्वर्ट होता है, तो उस वक्त उसको जो एनर्जी चाहिए होती है वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। फॉर एग्जाम्पल 328 kilojoules per mole energy is released when an electron enter in the फ्लोरीन एटम। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यहाँ पे फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एनाइन बन जाएगा F-1 और जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है -328 किलोजॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पे माइनस साइन शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है और ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज आर आल्सो रिलेटेड टू द साइज ऑफ एटम। जिस तरह हमने आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी कि उसको साइज ऑफ एटम से रिलेट किया था, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी साइज ऑफ एटम से रिलेट है। The smaller the size of an atom, the higher the force of attraction with which the nucleus will attract the entering electron, and hence the higher is the value of electron affinity. मीन किसी भी एटम का जितना साइज छोटा होगा उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। अब यहाँ पे देखें, ग्रुप में दिखाया गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप 17 एलिमेंट की है। फ्लोरीन की -328 है, क्लोरीन की -349 और बोरोमीन की -324 और आयोडीन की -295.2। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज जो है वो वेरी करती है। इन द ग्रुप द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज डिक्रीज करेंगी। क्यों? क्योंकि द साइज ऑफ एटम इंक्रीज डाउन द ग्रुप। In a bigger atom, the nucleus will attract the incoming electron with a weaker force and hence the electron affinity will also be low. क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, इस वजह से न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी कम होगी। जी यहाँ पे देखें, एक आपको पॉइंट दिया गया है, वाइल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव भी हो सकती है, यहाँ पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब है कि अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो कि नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी। लेकिन अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन के पहले एक लिया और फिर दूसरा लिया तो वो उसकी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज ऑलवेज पॉजिटिव होंगी। अब इसकी क्या रीजन है? मोस्टली जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू नेगेटिव होती है। नेगेटिव होने की वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है, हीट रिलीज होगी, सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज होंगी। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव होती है। उसकी क्या रीजन है? क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं एनाइन, जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। जब उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और उस पर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो रिपल्शन फोर्स बढ़ेगी और यहाँ पे ये पॉजिटिव चेंज आएगा। जी स्टूडेंट, आते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन इसकी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज इट्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी। किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। तो वो फोर्स जिससे कोई भी एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब यहां से आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है? तो अब यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जहां पे वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब हुआ जो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं वहां पे ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस की जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब एनाइन बनता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। लेकिन जहां पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए, मीन कोवलेंट बॉन्ड बने, तो वहां पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर दोज हुज आउटर इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय द लार्ज न्यूक्लियस चार्ज, इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी क्या है? इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी
आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों का सेम ट्रेंड है। अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज करेगी जबकि डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज कर रही है। तो आपने ये याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों का पीरियड में सेम ट्रेंड है। पीरियड में लेफ्ट से राइट ये इंक्रीज करेगी जबकि डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करेगी। Thus the most electronegative atom are found at the top right hand corner of the periodic table. The most electronegative atom are fluorine, oxygen, nitrogen and chlorine. तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, और इसमें भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होगी। The most electropositive element lies at the bottom left to the periodic table. और सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में और बॉटम राइट, मतलब सबसे लास्ट में। तो वो कौन सा होगा? वो पहले ग्रुप का लास्ट मेंबर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज दी गई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपका ये देखें, यहाँ पे लिखा गया है मेजर ऑन अ पॉलिंग स्केल। तो इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो पॉलिंग स्केल पे मेजर की जाती है। ये आपने ये बात याद रखनी है। आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किस स्केल पे मेजर की जाती है, तो वो पॉलिंग स्केल है। सेकेंड पीरियड एलिमेंट की दी गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमने कहा था पीरियड में ये लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ पे देखें लिथियम की 1 है, बेरिलियम की 1.6 एंड सो ऑन, और आगे फ्लोरीन की कितनी है? 4। और डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजेंस की दी गई है 17 ग्रुप की, तो डाउन दी ग्रुप यहाँ पे ये डिक्रीज कर रही है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन प्रॉपर्टी फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे आप बता सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स में या किसी एलिमेंट के एटम्स में जो है वो केमिकल रिएक्शन क्यों होता है। आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे, तो पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन से एटम या कौन से एलिमेंट उनका कितना मेटालिक करैक्टर ज्यादा होता है और उनकी रिएक्टिविटी क्या है। The metallic character is the tendency of an element to lose electron and form positive ion or cation. तो metallic character की definition क्या है? Tendency of an element to lose electron and form positive ion or cation. वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करे या 2 करे तो उससे उसका पॉजिटिव आयन बने, ये उसका मेटालिक करैक्टर है। Since the ionization energy decrease down the group, the element have increased ability to lose electron. जितनी ionization energy कम होगी उतना ही उसकी ability increase कर जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करें। For this reason, both the metallic character and reactivity increase down the group. तो down the group जाते हुए metallic character increase करेगा। As we move from left to right in the period, the nuclear charge increases due to the gradual increase in the number of protons in the nucleus. अब यहाँ पे क्या बात की गई है? जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता जाता है क्योंकि वहां पे उनके प्रोटॉन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। Owing to this, the valence electron are pulled strongly by the nucleus, making it difficult for the atom to lose electron. तो जितना न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करेगा उतना ही उस एटम के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियस की पुल ज्यादा है। Hence the metallic character decrease in the period from left to right. तो metallic character डिक्रीज करता है पीरियड में। The chemical reactivity gradually decreases as we move from left to right in a period. For example, the second period starts with a very reactive element sodium, which is followed by the less reactive magnesium. तो पीरियड में हमने कहा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे बात की गई है पीरियड की, सेकेंड पीरियड स्टार्ट विद द रिएक्टिव मेटल सोडियम which is followed by the less reactive magnesium. तो यहाँ पे सोडियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है जबकि मैग्नीशियम की कम। एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन आर लेस रिएक्टिव। तो उसी पीरियड में हम मूव कर रहे हैं तो उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन, तो उनकी रिएक्टिविटी भी कम होती जाएगी। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसकी रीजन भी बता दी गई है कि जैसे जैसे पीरियड में मूव करेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मैग्नीशियम के 2 हैं, एल्यूमिनियम के 3 हैं, सिलिकॉन के 4 हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट है। मूविंग फर्दर राइट इन द पीरियड टुवर्ड नॉन मेटल, द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज अगेन। लेकिन फिर जब नॉन मेटल की तरफ जाते हैं तो तब इनकी केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देती है। अब यहाँ पे ये बात रखनी है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात की है कि वो केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीज की है, मेटालिक करैक्टर नहीं बोला।
मेटेलिक करेक्टर ऑफ अ मेटल जनरली डिटरमिन इट्स लेवल ऑफ रिएक्टिविटी। तो मेटेलिक करेक्टर का मतलब है कि वो कितना रिएक्ट करता है इजीली। जी स्टूडेंट, जो अगली प्रॉपर्टी वो है डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन मास ऑफ द सब्सटेंस इन अ यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी गई है, इट इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो एटम की भी कोई ना कोई मास है और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो उसकी डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में ये डेंसिटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं, तो साइज बढ़ रहा है तो इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। बट वेरीज लेस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेकिन पीरियड में आप इसको कोई स्पेसिफिक असाइन नहीं कर सकते कि वो बढ़ रही है या कम हो रही है, वो डिफरेंट अपनी करेक्टरिस्टिक शो कर रही है। इट इज एक्सप्रेस इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डेंसिटी जो मेजर की जाती है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में है। अब यहाँ पे ग्रुप में शो किया गया है, लिथियम है उसकी डेंसिटी 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, फिर सोडियम है 0.97 है, पोटाशियम 0.89, रुबीडियम 1.63, सीजियम 1.87। तो यहाँ पे इनकी डेंसिटीज की वैल्यूज शो की गई हैं। अच्छा, अभी हमने जो बात की कि डेंसिटी जो है मोस्टली इंक्रीज करती है टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। अब यहाँ पे देखें कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, लिथियम से सोडियम की तो इंक्रीज की, लेकिन सोडियम के बाद पोटेशियम की डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर दी है, उसके बाद फिर अगेन इंक्रीज की है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी है इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, मोस्टली एक जनरल बताया गया कि जनरली इंक्रीज करती है, लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन भी आ जाती है, तो आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है। जी स्टूडेंट, आते हैं मिनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन है, बेरियम इज प्रेजेंट इन सेकेंड ग्रुप एंड 6 पीरियड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट दिस स्टेटमेंट। उन्होंने बेरियम के बारे में बता दिया है सेकंड ग्रुप एलिमेंट 6 पीरियड में, तो आपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल? पहले तो आपने बताना है कि मेटल है या नॉन मेटल। अब देखें ये सेकंड ग्रुप में है, सेकंड ग्रुप को हमने कहा था, नाम दिया था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सेकंड ग्रुप का मेंबर है तो इसलिए ये बेरियम मेटल होगा, तो इट इज अ मेटल। नेक्स्ट है, विल इट बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि ये मेटल्स हैं और मेटल मोस्टली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है, वो कैटाइन बनाती हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे इट विल बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड? अगर बेरियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो इसका ऑक्साइड किस नेचर का होगा? नेचर से मुराद है वो एसिडिक होगा या बेसिक? अब मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, तो इसको हम आंसर देंगे इट विल बी बेसिक इन नेचर। ये बेरियम ऑक्साइड है। जी अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच फिजिकल स्टेट यू एक्सपेक्ट दिस एलिमेंट टू एग्जिस्ट? आप बताएं कि ये किस स्टेट में होगा, इसकी फिजिकल स्टेट बतानी है। फिजिकल स्टेट का मतलब है सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस। अब क्योंकि ये मेटल है और मेटल मोस्टली सॉलिड स्टेट में होती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट विल बी इन सॉलिड स्टेट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप एंड पीरियड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? आपने बताना है कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप या किस पीरियड में होगा जिसका लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस है। अब हमने कहा कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो यहाँ पे पहले ही ग्रुप का जो लास्ट एलिमेंट होगा, मीन जो पीरियड 7 में होगा, उसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे आप आंसर देंगे फर्स्ट ग्रुप एंड 7th पीरियड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? आपने बताना है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो किस ग्रुप में होंगे और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उनका ग्रुप क्या होगा। तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव दे विल बी इन द 17 ग्रुप। 18 क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 18 आर द नोबल गैसेस, उनके इलेक्ट्रॉनिक शेल कंप्लीट हैं, वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे 17 ग्रुप के। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब 17 ग्रुप में आ जाते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज अमंग द फॉलोइंग द एलिमेंट्स हैविंग द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आल्सो असाइन इट ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। अब यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। अब अगर इन एलिमेंट्स को देखें, यहाँ पे जो एलिमेंट दिए गए हैं लिथियम और पोटाशियम, ये एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन ये एक ग्रुप से हैं।
डाउन दी ग्रुप हमने कहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, तो लिथियम पहले आता है, पोटाशियम बाद में, तो यहां पे पोटाशियम की आयनाइजेशन एनर्जी लोएस्ट होगी। अब यहां पे इन एलिमेंट में देखें, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है जो कि 4 है, तो यहां पे आप देखेंगे फ्लोरीन हैज दी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आगे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आल्सो असाइन इट्स ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर। अब यहाँ पे देखें पोटाशियम जो है फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है और फोर्थ पीरियड में आता है, तो पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप और फोर्थ पीरियड में आएगा। इसी तरह अगर आप फ्लोरीन को देखें, फ्लोरीन जो है वो 17 ग्रुप है और इसका पीरियड होगा सेकेंड पीरियड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट टू गिव। आपने कोई एलिमेंट बताने हैं, कौन से जो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे और कौन से एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो जो मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स या सेकंड ग्रुप के मेटल्स वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। अब जैसे एग्जांपल दूं सोडियम की, तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा जो कि बेसिक ऑक्साइड है। आगे पूछा है एन एसिडिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे जो मोस्टली नॉन मेटल्स होंगे, जैसे यहाँ पे आप कह दें सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स। आज हम यूनिट 8 की एक्सरसाइज की बात करेंगे। आते हैं एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट वन इज इन विच पीरियड एंड ग्रुप विल यू प्लेस द एलिमेंट विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर सेल। सोलर सेल में कौन सा एलिमेंट यूज होता है और आप उसको किस ग्रुप में रखेंगे। तो सोलर सेल में यूज होने वाला एलिमेंट सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन थर्ड पीरियड एंड 14 ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल के आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें डी सब शेल अंडर प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगी NDXNS2। नेक्स्ट है विच इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। अब यहाँ पे आपको कुछ मेटल दी गई, इनमें पूछा गया कौन सी मेटल सॉफ्ट है, तो इसमें सोडियम इज द सॉफ्टेस्ट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ येलो सॉलिड एलिमेंट एग्जिस्ट इन एलोट्रोपिक फॉर्म विच इज आल्सो प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल, इंडिकेट द नेम। यहाँ पे येलो सॉलिड, येलो मोस्टली कलर होता है सल्फर का और वो फॉसिल फ्यूल में भी यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सल्फर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन आउटर मोस्ट शेल। अब नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कुछ एलिमेंट दिए गए, इसमें सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा है इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इसकी सबसे मैक्सिमम है, इसीलिए ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा। नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, और पूछा गया है कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करते हैं, तो अगर डाउन दी ग्रुप डिक्रीज करते हैं तो इस ग्रुप में पहला मेंबर जो है सोडियम है, इसलिए सोडियम का ही हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आएगी। ऐसे आपको अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज भी बता दें तो सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 97.7, तो यहाँ पे आप देखें मैंने मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज भी लिख दी हैं, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट सोडियम का ही है 97.7 डिग्री सेल्सियस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट ऑर्डर डज द मेटालिक कैरेक्टर चेंज इन द सेकंड ग्रुप। अब यहाँ पे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट दिए गए, उन्होंने पूछा है कि मेटालिक कैरेक्टर कैसे चेंज होगा। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और अगर सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को देखें तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम का सबसे ज्यादा, फिर बेरियम का उससे कम, कैल्शियम का उससे कम और मैग्नीशियम का उससे कम, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पे उन्होंने बताया कि कौन सा डिस्क्राइब करता है कि इनके एटॉमिक रेडियाई का बेस्ट ऑर्डर है। अगर आप इनके एटॉमिक रेडियाई की वैल्यूज देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस, जी तो देखें फ्लोरीन का 42 पिकोमीटर है
ऑक्सीजन का 48 और नाइट्रोजन का 56। तो इसमें यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगी, जिसमें असेंडिंग ऑर्डर में होगा। फ्लोरीन का कम, ऑक्सीजन का उससे ज्यादा, नाइट्रोजन का उससे ज्यादा। जी नेक्स्ट है द एलिमेंट हैविंग लेस वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड लेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज लाइकली टू बिलोंग। कौन से एलिमेंट जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू भी कम होगी, वो किस ग्रुप से बिलोंग करेंगे? तो वो ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला है व्हाई वाज एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। मींस कि पीरियोडिक टेबल बनाते हुए एटॉमिक नंबर को ही क्यों चूज किया गया, कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे क्यों पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है? तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो उसके साथ रिलेट करते हैं, वो स्पेसिफिक हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करते हैं। इसीलिए एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसी भी एलिमेंट की उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो डिफाइन करती है उसकी प्रॉपर्टीज को। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब क्या है? पीरियोडिक का मतलब पीरियोडिसिटी, मतलब आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल्स एलिमेंट रिपीट देयर प्रॉपर्टीज। तो सिंपली आप वर्ड पीरियोडिक को कहेंगे रिपीटिंग पैटर्न, कि जिसमें एलिमेंट आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं, और इसी को उसकी पीरियोडिसिटी कहा जाता है। जी नेक्स्ट है व्हाई डज द साइज ऑफ अ पीरियड इंक्रीज एज वी मूव डाउन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आते गए तो पीरियड का साइज इंक्रीज करा। पीरियड का साइज इंक्रीज करने से मतलब है कि फर्स्ट पीरियड देखिए उसमें 2 एलिमेंट थे, सेकंड और थर्ड में 8 आए और अगले पीरियड में 18, और इसी तरह जैसे जैसे पीरियड नंबर बढ़ता गया तो एलिमेंट की तादाद भी बढ़ती गई। अब उन्होंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ये पूछा है कि जैसे पीरियोडिक टेबल में डाउन आते जाते हैं तो पीरियोडिक साइज क्यों इंक्रीज करता है? तो इसका आंसर आप देंगे कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ग्रुप द एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, व्हाई इज इट सो। कि किसी भी एक ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो सेम क्यों होते हैं? तो इसका आंसर होगा कि पीरियोडिक टेबल में उसके ग्रुप में एलिमेंट्स को अरेंज ही उस तरतीब से किया गया है कि जहां पे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम शो करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे, इसलिए किसी एक ही ग्रुप में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ग्रुप 1 की एग्जांपल दे लें, उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ग्रुप 2 में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जी नेक्स्ट है डू यू एक्सपेक्ट कैल्शियम टू बी मोर रिएक्टिव देन सोडियम, गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। क्या आप ये कहते हैं कि कैल्शियम जो है वो सोडियम की निस्बत ज्यादा रिएक्टिव है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नो, कैल्शियम इज नो मोर रिएक्टिव देन सोडियम, क्योंकि इसकी हमने बात की थी कि सोडियम को अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ता है कैटाइन बनने के लिए, जबकि कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी। तो क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर सकती है, इसलिए यहाँ पे सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगी। या फिर आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम की निस्बत कम है, इसलिए सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होगी और कैल्शियम उससे कम होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस एंड विच एलिमेंट हैज द मिनिमम एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड। अगर आप किसी भी पीरियड में देखें तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा होगा? अब यहाँ पे थर्ड पीरियड की बात की गई है। थर्ड पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होता है सोडियम से। हमने एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ा था कि अलोंग द पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। थर्ड पीरियड क्योंकि सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक रेडियस मैक्सिमम होगा और एंड होता है आर्गोन पे, तो आर्गोन का एटॉमिक रेडियस मिनिमम होगा। यहाँ पे मैं आपको इसकी वैल्यूज भी बता देती हूँ। तो थर्ड पीरियड में सोडियम का मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस होगा जो कि 190 है और आर्गोन का मिनिमम होगा जो कि 71 पिकोमीटर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट इन 6th and 7th ग्रुप। 6th and 7th ग्रुप मुराद है यहाँ पे 16 and 17। यहाँ पे आप इसकी करेक्शन कर लें, आपके पीरियोडिक टेबल में इसको 16 और 17 ग्रुप कहा गया है।
तो पूछा गया व्हाई आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर प्रेजेंट इन 16 एंड 17 ग्रुप। तो इन ग्रुप के एलिमेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो उनका एटॉमिक साइज छोटा होता है, दूसरा उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप जो रीजन देंगे, स्मॉल एटॉमिक साइज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज होती हैं। इसी वजह से ग्रुप 16 और 17 के एलिमेंट जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन द सेकंड वन, गिव रीजन। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन सेकंड वन, इसकी रीजन क्या है? तो इसकी रीजन ये है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो वो एनर्जी वैल्यू है जो पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए चाहिए, लेकिन जब उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन रिलीज करना होता है तो हमारे पास वो पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव आयन वो बन चुका है। तो पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब यहाँ देखिए, मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 737 किलो जॉल्स पर मोल है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी 1450। तो इसकी रीजन आपने यही बतानी है कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई इसलिए होती है क्योंकि इसके पॉजिटिव एलिमेंट से या इसके ऊपर ऑलरेडी पहले पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज करना होता है, इसलिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर 2 मेटल्स और 2 नॉन मेटल्स टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे बात की गई है कि क्या दोनों मेटल्स में या दोनों नॉन मेटल्स में आयनिक बॉन्ड बनता है? नो। तो 2 मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड होता है और 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज द लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड विच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपने पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट बताना है कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम हो, और एक और एलिमेंट बताना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे हाईएस्ट हो। तो यहाँ पे डाउन दी ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर दिया। तो पहले ग्रुप में सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू सबसे लीस्ट होगी और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू जो है वो फ्लोरीन की होगी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। Suppose a new element is discovered. Where would you like to accommodate this element in the periodic table? Suppose करें कि एक न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुआ है तो आप उसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे जगह देंगे, आपको कैसे पता चलेगा? अब हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है। तो जो न्यू डिस्कवर होने वाला एलिमेंट है, हम सबसे पहले तो देखेंगे कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। उसकी बेस पे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए हम उसको पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल? विल इट लूज एन इलेक्ट्रॉन और गेन? आपसे पूछा गया है कि पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है और ये बताएं क्या वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा। तो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1, इसका मतलब है इसके पास एक ही प्रोटॉन और एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर तो वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बना देगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो वो नेगेटिव आयन बनाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो इसके पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन तो मौजूद है, इसीलिए इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को हम बोलते हैं ये प्रोटॉन है। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसका पहला शेल कंप्लीट हो जाएगा और वो हाइड्राइड आयन बना देगा जिसको H नेगेटिव से शो करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियाई ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम आर। बोरोन का 88 पिकोमीटर है और एल्यूमिनियम का 125 पिकोमीटर है। विच एलिमेंट इज एक्सपेक्टेड टू लूज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इजीली? आपने बताना है इसमें से कौन सा एलिमेंट ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इसमें आप आंसर देंगे एल्यूमिनियम विल लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। क्यों इजीली रिमूव करेगा? क्योंकि इसका रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट शेल पे कम होता जा रहा है, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने आसान होंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू फाइंड द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम? एटॉमिक रेडियस आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसमें आप एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन देखें,
एटॉमिक रेडियस इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बाउंडेड एटम। तो टू बाउंडेड एटम का जो रेडियस है उसको अगर हाफ कर दिया जाए तो वो एक एटम का रेडियस होगा। अब इस डिस्टेंस का हाफ इस एटम का एटॉमिक रेडियस होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर ऑक्सीजन एटम टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म O-3 आयन लाइक द नाइट्रोजन विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म N-3। अब यहाँ पे देखें, जो ऑक्सीजन है वो 16 ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि नाइट्रोजन देखें, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 चाहिए। तो नाइट्रोजन 3 लेके N-3 में तो कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन बल्कि O-2 में होता है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। जी नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। विच इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू लोकेट द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इफ यू डू नॉट नो इट्स एटॉमिक नंबर? इज एटॉमिक मास हेल्पफुल फॉर दिस पर्पस? आपसे अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो फिर आप उसको किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में अरेंज करेंगे। और क्वेश्चन में पूछा है कि इज एटॉमिक मास हेल्पफुल फॉर दिस पर्पस? यस, एटॉमिक मास हेल्पफुल होगी क्योंकि हमें पता है कि जब एटॉमिक नंबर नहीं डिस्कवर हुआ था तो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बेस पे ही पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया था। उसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। जो साइंटिस्ट था मेंडलीव, उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास की बेस पे ही अरेंज किया था और वो काफी हद तक कामयाब हो गया था एलिमेंट्स को अरेंज करने में, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी थे उसके। तो इसलिए आप यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता तो आप उसको उसके एटॉमिक मास की बेस पे कर सकते हैं अरेंज। और इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि आप उसे देखेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप उसको कोई ग्रुप एलोकेट कर देंगे कि वो किस ग्रुप में जाके सुटेबल होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल? आर दीज ब्लॉक हेल्पफुल इन स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट? तो पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स थे, S, P, D and F. तो डेफिनेटली दीज ब्लॉक्स आर हेल्पफुल इन स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हर ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जो S ऑर्बिटल जिनमें होता है वो मोस्टली मेटल्स हैं, P ब्लॉक वाले जो है वो नॉन मेटल्स आ जाते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, D वाले को हमने बोला था वो ट्रांजिशन है, और F वाली जो है वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है। एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन द पीरियड्स गिविंग द रीजन। आप कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, एटॉमिक रेडियस का बताना है और आयनाइजेशन एनर्जी का बताना है कि पीरियड में ये किस तरीके से चेंज होती हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज करता है, और डिक्रीज क्यों करता है उसकी रीजन यही है कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से वो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपनी होल्ड ज्यादा लगाता है, जिसकी वजह से उसका एटॉमिक रेडियस स्क्वीज कर जाता है और वो कम हो जाएगा। अगला ट्रेंड पूछा गया है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन इंक्रीज करती है क्योंकि इट डिपेंड अपॉन द एटॉमिक साइज ऑफ एन एटम। जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट में लीड अस टू नो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इट विल फॉर्म? कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे हमें पता चलेगा कि कोई एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनाता है? तो हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी या उसकी आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के एलिमेंट जिनका दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। फिर आप कह सकते हैं जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू लो होगी तो वो कैटाइंस बनाएंगे। इसी तरह कह सकते हैं कि एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाई होगी तो वो एनाइन बनाएंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बेस पे एक्सप्लेन करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ द 4 नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। कुछ 4 नॉन मेटल्स के नाम बताने हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। तो वो 4 नॉन मेटल्स जो है उसमें आ जाएगी फास्फोरस आ जाती है, सल्फर है, आयोडीन एंड क्लोरीन। जी नेक्स्ट है, व्हाई डू सेकंड एंड थर्ड पीरियड हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हाइल ऑल अदर पीरियड कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकंड और थर्ड पीरियड के इक्वल नंबर है। सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं और
जबकि दूसरे पीरियड में इससे ज़्यादा एलिमेंट है। तो इसकी क्या रीज़न है? जैसे जैसे पीरियड्स में एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, उसमें प्रोटॉन की तादाद बढ़ती जाती है, प्रोटॉन के साथ साथ उसके इलेक्ट्रॉन्स का तादाद भी बढ़ती जाती है। तो यही रीज़न है कि एलिमेंट्स जो हैं वो हर पीरियड में डिफरेंट होते गए, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। एटॉमिक नंबर बढ़ने से मुराद कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। जी नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस की तरफ। Arrangement of an element in form of periodic table is a remarkable achievement of the chemist. Comment on the statement stating the benefit of this table. आपसे पूछा गया है कि अब जो साइंटिस्ट ने किया कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर लिया, ये तो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आप इसके बेनिफिट के बारे में बताएं कि आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो इसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि एलिमेंट को ऑर्गेनाइज कर दिया गया एक प्रॉपर वे में। फिर आप इसमें देख सकते हैं, कोई भी ट्रेंड को पढ़ सकते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। फिर आप इसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और चौथा जो बेनिफिट है कि आप अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को भी बता सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ लिथियम एंड बेरिलियम शो बिहेवियर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ एन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसका मतलब हुआ लिथियम जो है वो अल्कली मेटल का पहला मेंबर है और बेरिलियम अल्कलाइन अर्थ मेटल का पहला मेंबर है। कैन यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबल रीजन फॉर दिस डिफरेंस। तो आपने ये बताना है कि ये दोनों क्यों डिफरेंट बिहेवियर शो करती हैं अपनी बाकी अल्कली मेटल की निस्बत। तो आप इसका आंसर देंगे कि लिथियम एंड बेरिलियम बोथ हैव द स्मॉल एटॉमिक रेडियाई देन दैट ऑफ अदर मेंबर ऑफ देयर ग्रुप्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द अमेंडेड फॉर्म ऑफ द अर्लियर टेबल डेवलप्ड बाय द मेंडलीफ। एलैबोरेट हाउ दीज टू टेबल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे हमें पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इट इज बेस्ड ऑन दी एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है, जबकि जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसने उनको एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया था। और दूसरी बात, क्योंकि ये एटॉमिक मास की बेस पे अरेंज किया गया था इसलिए ये लेस ऑर्गेनाइज था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है, मोर ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे ये आपको एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा बेहतर बताता है और वो ऐसे एलिमेंट के बारे में भी बताता है जो अभी तक अनडिस्कवर हैं या जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया, तो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताएगा। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।